वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार देव। वीडियो नंबर 65 के साथ में यकृत की आंतरिक संरचना। अब देखिएगा, हमने पिछले टॉपिक में यकृत के बारे में बताया था। अब इसकी हम आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, जो कि यकृत सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। इसकी आंतरिक संरचना में देखिएगा, यकृत निवाहिका त्रिक जो ये होते हैं, इसमें देखो ध्यान से कि यकृत पालिका जो कि यकृत की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, ये ग्लिसन्स कैप्सूल के द्वारा जुड़ी होती हैं। यकृत में यकृत पाली होती हैं, इनमें जो ये दिखाई दे रहे 1 2 3 4 ये यकृत पात्र होते हैं। यकृत कोठरियाँ जो रक्त भरे होते हैं, इनमें एक केंद्रीय सिरा होती है जहाँ पर ये आता है। इसके बाद में ये जो रज्जुनुमा होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम यकृत रज्जु। इनकी एक कोशिका बोलते हैं यकृत कोशिका। एक कोशिका यकृत कोशिका होती है। ये यकृत पालिका यकृत की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। इन के बीच में, रक्त पात्रों के बीच में कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो जीवाणुओं और नष्ट हुई आरबीसी का भक्षण करती हैं। तो इस प्रकार यकृत एक कार्य करता है। तो इसमें आप देखिएगा ध्यान से कि आंतरिक संरचना यकृत का निर्माण अनेक यकृत पालिकाओं के द्वारा होता है। अर्थात यकृत का निर्माण अनेक यकृत पालिकाओं के द्वारा होता है। इसमें 1 2 3 4 पालिका दे रखी हैं कि आंतरिक संरचना के रूप में यकृत का निर्माण अनेक यकृत पालिकाओं के द्वारा होता है। इन यकृत पालिकाओं में ध्यान देना क्या होती हैं, यकृत रज्जु होती हैं। इसमें 5 दिखा रखी, 1 2 3 4 5। इसकी एक कोशिका को यकृत कोशिका कहते हैं, यकृत का अनुप्रस्थ काट के द्वारा। इसमें एक केंद्रीय सिरा होती है, ध्यान देना। और इन रक्तपात्र जो होते हैं यकृत कोठरियाँ, इनमें क्या पाई जाती है, कुप्फर कोशिकाएं। और जिनके द्वारा ये जुड़ी होती हैं, इन्हें बोलते हैं क्या चीज़, ग्लिसन्स कैप्सूल। तो देखिएगा, इसके बाद में आता है आपको मेनली यकृत के कार्य। क्या कार्य करता है यकृत, जान देना आप, यकृत क्या कार्य करता है। तो देखिएगा, आपको मैं PDF डाल दूंगा, उसमें और ढंग से देख लेना आप लोग। इतना अध्ययन आपके है नहीं, फिर भी आप देख लो कि यकृत के कार्य, ये है मेन चीज़, यकृत के कार्य। जो यकृत ग्रंथि है वो क्या कार्य करती है। तो ध्यान देना, यकृत ग्रंथि के कार्य। इसमें देखो आप, यकृत का मुख्य कार्य क्या है, पित्तरस का निर्माण करना। पहला क्या है, पित्तरस का निर्माण करना। क्योंकि पित्तरस जो होता है, यकृत वाहिनी के द्वारा कहाँ आता है, ग्रहणी में। तो ध्यान देना, पित्तरस वसा का क्या करता है, पायसीकरण करता है, अर्थात वसाओं का पाचन करता है। ग्रहणी में खुद का स्वयं का कोई पाचक एंजाइम स्रावित नहीं होता है। कहाँ से आते हैं ये, अग्नाशय से और पित्तरस पित्ताशय से। अब देखिएगा इसमें आगे, यह पित्त वसाओं के पाचन में महत्वपूर्ण होता है पित्तरस। इसमें देखो, इसका पाचन करता है जिस रस में भोजन उपस्थित, पित्तरस में भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करके भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाता है। अब देखो पित्तरस क्या, तो पित्तरस हरे रंग का क्षारीय तरल पदार्थ होता है, जिसमें पित्त लवण, पित्तवर्णक, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन आदि पदार्थ पाए जाते हैं। पित्तरस एक क्षारीय तरल पदार्थ होता है, जिसमें पित्त लवण और पित्तवर्णक होते हैं बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। ये किसके निर्माण से बनते हैं, ये हीमोग्लोबिन के विखंडन के निर्माण से बनते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि जब पित्तवर्णकों की मात्रा अधिक हो जाती है तो पीलिया हो जाता है, अर्थात खून का मतलब हीमोग्लोबिन नष्ट होने लगता है। तो हीमोग्लोबिन के नष्ट होने से पित्तवर्णकों का निर्माण होता है। और पित्त लवण का भी मात्रा में पाए जाते हैं। जो ध्यान देना, एक बात मेन चीज, पित्त रस कोई पाचक रस नहीं होता है, अर्थात इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। हमने आपको पहले बता दिया था कि पाचक रस 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लार, जठरस, फिर होता है पित्तरस, और चौथा होता है अग्नाशय रस, और 5वां आंतरीय रस। तो सबसे शक्तिशाली पाचक रस होता है अग्नाशयी रस।
तो आगे देखिएगा दूसरा कार्य क्या है इसका, दूसरा कार्य है इसका पीतक का निर्माण करना, पीतक का निर्माण करना। पीतक बनाता है वाइटेलोजेनेसिस, पीतक। तो आगे देखिएगा इसमें आप ध्यान देना, कहने का मतलब ये है शरीर का सबसे व्यस्ततम, शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग होता है ये यकृत। यकृत शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, शरीर का व्यस्ततम बंदरगाह। बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न कंपटीशन में कि व्यस्ततम बंदरगाह है निम्न से किस अंग को कहते हैं। जैसे आंसर आ गया कि व्यस्ततम बंदरगाह है, व्यस्त, व्यस्त रहने वाला, बिजी रहने वाला। तो जैसे आपको हृदय, किडनी, लिवर और आमाशय, तो आपको लिवर सबसे व्यस्तम बंदरगाह, सबसे व्यस्त रहता है ये। तीसरा कार्य है इसका, ध्यान रखना, देखिए ध्यान से, पित्त, जो मैंने आपको बताया था कि पित्त रस में पित्त लवण जो होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, टर्कोलेट प्रमुख होते हैं, जबकि पित्त वर्णकों की, पित्त जो वर्णक होते हैं हीमोग्लोबिन के टूटने से उनका निर्माण होता है। आगे देखो, यकृत द्वारा अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। तो ध्यान देना, ग्लाइकोजीनेसिस, इसमें एक शब्द है ग्लाइकोजीनेसिस, और दूसरा है ग्लाइकोलियोजीनेसिस, और तीसरी जो क्रिया होती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये तो नी हो गया, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, और एक और होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये तीनों क्रियाएं यकृत द्वारा पूर्ण होती हैं, यकृत द्वारा पूर्ण होती हैं, ध्यान देना। तो यकृत में ही होती हैं, यकृत द्वारा पूर्ण होती हैं। चौथा है इसका कार्य, यह भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण करता है, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण क्या करता है, यकृत करता है। और देखिएगा, यकृत द्वारा विटामिन ए, ध्यान देना, यकृत द्वारा विटामिन ए, डी, ई, के, यकृत द्वारा विटामिन ए, ई, डी, के और B2 का संश्लेषण किया जाता है, निर्माण किया जाता है। अगला कार्य है, यकृत द्वारा यूरिया का निर्माण किया जाता है, यूरिया का निर्माण किया जाता है, यकृत द्वारा यूरिया का निर्माण किया जाता है। यकृत द्वारा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिन नामक रक्त प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। यकृत द्वारा प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजन, यकृत द्वारा प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजन नामक रक्त प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, रक्त प्रोटीन्स का निर्माण किया जाता है। और भी देखो, यकृत द्वारा हिपेरिन का निर्माण किया जाता है, जो रक्त को क्या करता है, थक्का जमाने से रोकता है। और यकृत रक्त को जमने से रोकता है, एक प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है यकृत द्वारा। आगे देखो, और भी काफी सारे कार्य करता है, मतलब सबसे व्यस्त अंग होता है यकृत, सबसे व्यस्त अंग
होता है यकृत। यकृत द्वारा हिपेरिन का निर्माण किया जाता है। देखो 8वां, यकृत द्वारा हिपेरिन का निर्माण किया जाता है। यकृत द्वारा हिपेरिन का निर्माण किया जाता है, जो एक प्रतिकोगुलेंट, जो ये क्या है, प्रतिस्कंदन कारक। क्या है? प्रतिस्कंदन कारक। प्रतिस्कंदन कारक होता है, अर्थात रुधिर को जमने से बचाता है, रक्त को जमने से रोकता है। आगे देखो, यकृत भ्रूणीय अवस्था में, 9वां है, यकृत भ्रूणीय अवस्था में रक्तोत्पादक अर्थात आरबीसीज का निर्माण करता है। क्या करता है? निर्माण करता है। यकृत भ्रूणीय अवस्था में आरबीसीज का निर्माण करता है। यकृत जो कुप्पर कोशिकाएं होती हैं, ध्यान देना, 10वां है, कुप्फर कोशिकाओं द्वारा हानिकारक जीवाणुओं एवं आरबीसीज का भक्षण किया जाता है। भक्षण किया जाता है। तो देखिएगा, यकृत में जो कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो हानिकारक जीवाणुओं और नष्ट हुई आरबीसीज का भक्षण करती हैं। तो यकृत द्वारा अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, तो जो वसा के पाचन में सहायक करती है, और ज़्यादातर सभी प्रकार का क्या करती है? अग्नाशय। अब हम पढ़ेंगे तीसरी जो पाचक ग्रंथि है, अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि, देखो, यह है मानव की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। मानव की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, जो कहाँ पाई जाती है? जो ग्रहणी की दोनों भुजाओं के मध्य में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, जो ग्रहणी की ध्यान देना, यह ग्रहणी की दोनों भुजाओं के मध्य में पाई जाती है। यह ग्रहणी की दोनों भुजाओं के मध्य में पाई जाती है। आगे देखिएगा, इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय एंडोडर्म से होती है। इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय एंडोडर्म से होती है। किससे होती है? इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय एंडोडर्म से होती है। आगे देखिएगा, इसमें दो प्रकार के कोशिका समूह पाए जाते हैं। तो ध्यान देना, अग्नाशय ग्रंथि जो होती है, इसमें दो प्रकार के कोशिका समूह पाए जाते हैं। यहाँ से मेन चीज़ है, अग्नाशय ग्रंथि में दो प्रकार के कोशिका समूह पाए जाते हैं, एक बाह्य स्रावी और एक अंतःस्रावी। बाह्य स्रावी समूह होते हैं एसिनाइन, और अंतःस्रावी होते हैं लैंगरहैंस दीपिकाएँ। तो देखिएगा, अग्नाशय ग्रंथि में दो प्रकार की
कोशिकाओं के, दो प्रकार की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, जिन्हें पहला है एसिनाई और दूसरा है लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ। लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ ये बाह्य स्त्रावी होती हैं, स्त्रावी, और ये अंतःस्त्रावी प्रकार की होती है। अर्थात ये कैसी ग्रंथि होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है। तो अग्नाशय कैसी ग्रंथि होती है? मिश्रित। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि होती है, अर्थात बाह्यस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार के स्त्रावण किया जाता है। अब देखो एसिनाइन, देखो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा सबसे शक्तिशाली पाचक रस का स्त्रावण किया जाता है। सबसे शक्तिशाली पाचक रस का स्त्रावण अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। अब आता है लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ, अंतःस्त्रावी प्रकृति की होती हैं। तो देखिएगा आगे, देखो लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में ध्यान देना, ये एसिनाई के बीच बीच में पाई जाती हैं, इसलिए क्या नाम देगा? लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ। एसिनाई बाह्य प्रकृति की होती हैं और लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ अंतःस्त्रावी प्रकृति की होती हैं। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा सबसे शक्तिशाली पाचक रस का स्त्रावण किया जाता है, जिसे अग्नाशयी रस कहते हैं। जिसे अग्नाशय रस कहते हैं, ध्यान देना, जिसे अग्नाशय रस कहते हैं। यह अग्नाशय रस कहाँ पहुँचता है? ग्रहणी में। छोटे आंत्र की जो अग्रभाग होता है डोडेनम ग्रहणी में पहुँचता है। तो ग्रहणी में सबसे अधिक पाचन क्रिया होती है। और पित्तवाहिनी से क्या आता है? वो यकृत वाहिनी। पित्तवाहिनी से क्या आता है? पित्तरस, ध्यान देना। और यकृत वाहिनी से अग्नाशय वाहिनी से अग्नाशयी रस। तो दोनों आकर ग्रहणी में मिलते हैं। जहाँ पर ये नली खुलती है वहाँ पर ओडी की अवरोधनी पाई जाती है, जिसके द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। ग्रहणी का स्वयं का पाचक रस, कोई पाचक रस स्थापित नहीं होता है, ध्यान रखना। तो आप देखिएगा इसमें, देखो अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं, ध्यान देना। लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ जो चल रही थी, बी पार्ट लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ, ध्यान देना। ये एसिनाई, ये अंतःस्त्रावी प्रकृति के कोशिका समूह होते हैं। कौन से होते हैं? अंतःस्त्रावी प्रकृति के कोशिका समूह होते हैं, जो एसिनाई कोशिका समूह के मध्य कहीं कहीं पर पाए जाते हैं। जो एसिनाई कोशिका समूह के मध्य कहीं कहीं पाए जाते हैं, इनके द्वारा 3 प्रकार के अंतःस्त्रावी कोशिका समूह, इनमें 3 प्रकार की अंतःस्त्रावी कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, जिन्हें, ध्यान देना, इनमें 3 प्रकार की अंतःस्त्रावी कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। पहला है अल्फा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं। दूसरा है बीटा कोशिकाएं
और तीसरी है डेल्टा कोशिकाएं। ध्यान दें, एल्फा कोशिकाओं के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, एल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। और डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। और तो देखिएगा, ये 3 प्रकार के कोशिका समूह होते हैं, सोमेटोस्टेटिन, गैस्ट्रिन और सीरोटोनिन। सोमेटोस्टेटिन होता है गैस्ट्रिन और गैस्ट्रिन और सीरोटोनिन हार्मोन्स का स्त्रावण किया जाता है। तो आपको ये याद होना चाहिए। देखिएगा कि लैंगरेंस दीपिकाएं ये अंतःस्रावी प्रकृति की होती हैं। दोबारा सुन लें इनको। लैंगरेंस दीपिकाएं अंतःस्रावी प्रकृति की होती हैं, जो एसिनाई द्वीप के मध्य में कहीं कहीं पर स्थित होती हैं। इनके द्वारा, किनके द्वारा? लैंगरेंस द्वीप कोशिकाओं के द्वारा 3 प्रकार की अंतःस्रावी कोशिकाएं के समूह पाए जाते हैं या होते हैं, जिन्हें एल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, डेल्टा कोशिकाएं कहते हैं। एल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। ध्यान देना, जो क्या करता है, रक्त में क्या करता है, ये दोनों अपोजिट कार्य करते हैं। यदि ग्लूकागोन की मात्रा अधिक हो जाती है तो इंसुलिन के द्वारा कम किया जाता है। इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो ग्लूकागोन के द्वारा वापस इंसुलिन बनाया जाता है। इसके द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन और ये गैस्ट्रिन हार्मोन और ये सेरोटोनिन। कहने का मतलब ये आजकल जो डायबिटीज़ रोग चल रहा है, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है, अर्थात ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावण बढ़ जाता है और इंसुलिन हार्मोन कमी हो जाती है तो डायबिटीज़ हो जाती है। तो देखिएगा, ये पाचन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिनका पाचन सही होता है उनमें कोई रोग नहीं होता है। तो देखिएगा, एल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है, बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है और डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन और गैस्ट्रिन और सेरोटोनिन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। तो देखिएगा, आज हमने पाचन तंत्र का दूसरा भाग पाचक ग्रंथियों के बारे में अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। इसका मैं PDF आपको डाल दूंगा और आप उसको नोट्स बना लेना बड़े आराम से। थोड़ा फास्टली पढ़ाया है आज, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। PDF डाल दूंगा, आ जाएगा आपका आराम से। तो आज के लिए कल का टॉपिक हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र की क्रियाविधि। धन्यवाद आज के लिए।